भाई इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? फिर आइए बात करते हैं, देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, जैसे आपके प्रोड्यूसर्स। अब आपकी एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया है, ठीक है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, एक पॉपुलेशन जो होती है बेटा कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। भाई बर्थ रेट क्या है, भाई कितने लोग पैदा हुए, मतलब भाई भरतपुर के जो वेटलैंड्स हैं वहां पर 10 से कम साइबेरियन क्रेन्स हैं, कितने लोग बेटा उस पर्टिकुलर जगह, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इधर रहने आए। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arshit Ali. दिल साय दीदी बुलाओ, दिल साय मैम बुलाओ, दिल साय बेस्टी बुलाओ, दिल साय क्यूटी बुलाओ। तो भाई आज करने वाले हैं हमारी इकोलॉजी यूनिट की शुरुआत, और इकोलॉजी यूनिट का आपका पहला चैप्टर आता है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। इकोलॉजी के चैप्टर्स में एक चीज है, इसमें आपकी मेमोराइज करने के लिए चीजें ज्यादा हैं एज कंपेयर टू समझने वाली, पर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी ताकि आप उन चीजों को मेमोराइज कर लें। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। बस आप एकदम कंसंट्रेशन से इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज की लेक्चर की, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब यार आप अपनी धरती देखो, कितनी प्यारी कितनी सुनहरी, तितलियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, चीजें हैं, ह्यूमन लाइव्स रह रही हैं इसके ऊपर। इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, दी बेस्ट है ना। तो अब इसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज बेटा इकोलॉजी। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बेटा इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी बेटा स्टडी होता है जो भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जैसे जैसे मैं इस कमरे में स्टूडियो में शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया भी घूम रहे होंगे, चीजें भी घूम रही होंगी, 2-3 मच्छर भिनभिना रहे हैं, यहाँ पे मैं हूँ। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, एक जगह पे प्रेजेंट है और आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ इकोसिस्टम। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म बेटा उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनकी स्टडी और उनके इंटरैक्शन की स्टडी कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब बेटा ये चीज आप पढ़ते आते हो, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एबायोटिक, व्हाट इज बायोटिक। तो एबायोटिक वो होता है बेटा विच इज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट इज द लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ गए भाई, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है, अब हम कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। भाई इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रेटियर, ठीक है। फिर इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदियो मिश्रा, ठीक है। इनके बारे में बेटा जब आप लोग अपना इकोलॉजी का यूनिट खोलते हैं तो एक साइंटिस्ट की फोटो दे रखी है, और वो यही साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर रामदियो मिश्रा, जिनकी फोटो के बारे में बेटा आपकी इकोलॉजी यूनिट के स्टार्ट में बात की गई है कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं, देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, जैसे आपके प्रोड्यूसर्स, जैसे पौधे। फिर बेटा कंज्यूमर्स, जो भी उस चीज को खा रहे हैं, जैसे हम लोग कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। फिर बेटा डीकंपोजर्स, जो चीजों को डीकंपोज करते हैं, दीज आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है भाई, बारिश हो रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं, हवा चल रही है, पानी है, ठीक है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सब बेटा आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब आपकी एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया है कि कैसे भाई। सबसे पहले हम लोग बचपन से मतलब आप मान के चलो, आई थिंक 8th क्लास से आप लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, इंडिविजुअल, मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है जैसे आप। फिर बेटा जब ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हो जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। भाई जैसे मैं हूं, मेरी बॉडी ऑर्गन, सिस्टम, सेल, टिश्यू सबसे बनी हुई है। फिर बेटा जब मेरे साथ यहाँ पे 10 लोग और खड़े हो जाएंगे, हम एक पॉपुलेशन है भाई, यहाँ पे 10 लोग और हैं, ठीक है। फिर बेटा जब पॉपुलेशन एक जगह अपना बसेरा बना लेती है, दैट इज अ कम्युनिटी। फिर बेटा कम्युनिटी बनाती है एक इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम बनाता है बेटा बायोस्फीयर। तो यूजुअली कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसकी सीक्वेंस में कि इंडिविजुअल से क्या बनती है, पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। फिर बेटा आप एक बार इस डायग्राम को कैन यू जस्ट फॉर वंस अप्रिशिएट कि ये कितनी सुंदर स्लाइड है, मतलब किस तरीके से तितलियां तितलिया रही हैं, ये पानी बह रहा है, ये फ्लावर आर फ्लावरिंग, ग्रास इज ग्रासिंग, वाटर इज वाटरिंग, इंसेक्ट इज इंसेक्टिंग, everything about this picture shows how lovely our environment is, everything around us, ठीक है, is such a beauty। और ये हमारा भी काम है, कर्तव्य है कि इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखना, यही बेटा आपका इकोसिस्टम है। अब मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन की। भाई पॉपुलेशन क्या होती है, लोगों से और ऑर्गेनिज्म से बनती है। मान लो अभी हमने एक फोटो देखी एक जंगल की, तो उसमें बेटा बहुत सारे पौधे रह रहे हैं, इंसेक्ट्स रह रहे हैं, विच इज अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के जब किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। मान लीजिए भाई एक ही जगह में सारे ह्यूमंस बसे पड़े हैं, दैट इज उनकी ह्यूमंस की पॉपुलेशन, और भाई एक ही रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं। जैसे भाई हम सारे ह्यूमंस पानी के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए कंपीट कर रहे हैं आज की डेट में, कि भाई सबको भाई रोज एक ह्यूमन के लिए यार डेली लाइफ में ना नेसेसरी होता है कि उसको भाई 2 वक्त की रोटी खाना मिल जाए और उसके पास एक छत हो रहने के लिए, ठीक है। एंड दैट रियली डिफाइंस ह्यूमन लाइफ इन वन वर्ड, कि यार वी जस्ट रिक्वायर दीज फ्यू थिंग्स, ठीक है। इंटरब्रीड बेटा, जितनी भी पॉपुलेशंस होती हैं एक दूसरे में इंटरब्रीड करती हैं, दैट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। भाई अगर हम लोगों को बच्चा नहीं होगा तो ह्यूमंस की एक बार के बाद पॉपुलेशन तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बेटा रिप्रोडक्शन तो होना एक बहुत जरूरी प्रोसेस है ही। फिर आते हैं बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को भी पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा पॉपुलेशन के, दैट इज कॉमोरेंट्स इन वेटलैंड। जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये थी भाई डोरेमोन की दुनिया की पॉपुलेशन। भाई अगर किसी ने बचपन में डोरेमोन देखा है तो आपको पता होगा, लाइक दिस इज द फेवरेट पॉपुलेशन दैट आई हैव सीन, हाँ, कि डोरेमोन, जियान, नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, ठीक है, डोरामी, है ना, सुनियो, ये सब बेटा एक आपने देखा होगा। अगर ये कार्टून आपने देखा है तो यूजुअली कार्टून में दिखाते हैं एक शहर के अंदर ये रह रहे हैं और उसमें स्कूल जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं। तो बेटा ये एक पॉपुलेशन है एक जगह की। वैसे ही बेटा आपकी एनसीईआरटी ने कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं एनसीईआरटी का पार्ट बनाना चाहूंगी डोरेमोन एंड परिवार। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है कॉमोरेंट्स इन वेटलैंड। तो कॉमोरेंट्स बेटा ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड दिस इज इन वेटलैंड्स, ये प्रेजेंट है, ये वहां की पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर बेटा रैट्स इन अबैंडन ड्वेलिंग, ठीक है, जो चूहे होते हैं उनकी पॉपुलेशन। टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट, तो बेटा ये देख सकते हैं टीक वुड के ऐसे लंबे लंबे पेड़ जो भाई फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर बेटा बैक्टीरिया इन अ कल्चर डिश एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं बैक्टीरियाज बेटा जब कल्चर प्लेट में उगते हैं, और एक लोटस प्लांट जब बेटा पानी के ऊपर उगता है, बहुत सारे लोटस प्लांट। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं पॉपुलेशन के, एंड ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा आपकी एनसीईआरटी के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यार, इकोलॉजी के अंदर ना एनसीईआरटी का डेटा बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड डेटा ही पूछते हैं। प्लस एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपडेट वो बहुत टाइम बाद होती हैं। तो यार ये सारी चीजें आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी। फिर बेटा ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉरेस्ट। एक्चुअली मैं ऐसे बताना नहीं चाहती, बट मैं मतलब आई एम समवन जो लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, जो लाइफ में ना ऐसी चीजें देखना चाहता है। जैसे मुझे बहुत शौक है एक्सटिंक्ट चीजों के बारे में पढ़ना, डायनासोर्स के बारे में जानने में, एलियंस के बारे में जानने में। आई थिंक बहुत लोगों को होता भी है। तो यार अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया का एक ऐसा फॉरेस्ट है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन, मतलब दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, यहाँ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा बेटा दीज आर ऐसी जगह जहाँ पे कहते हैं अगर हम इनको छानने लगे तो ना जाने हमें इतनी स्पीशीज की डिस्कवरी हो जाएगी कि आप कह नहीं सकते, ठीक है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, एक पॉपुलेशन जो होती है बेटा कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, उस जगह में कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो 10 साल से छोटे हैं, 18 साल के हैं, 60 साल के हैं। तो यार ये चीजें हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन करती हैं, एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई बर्थ रेट क्या है भाई, कितने लोग पैदा हुए, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े या कितने लोग मरे, डेथ रेट। ये पॉपुलेशन को बेटा बताते हैं पर कैपिटा, इज मेजर्ड पर कैपिटा, मतलब पर इंडिविजुअल हम मेजर करते हैं। मान लो भाई एक जगह पे 100 लोग रह रहे हैं, 10 लोग मर गए, 10 लोग पैदा हो गए, तो भाई पॉपुलेशन तो सेम ही रही, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल के हिसाब से गिन रहे हैं। अब आपकी एनसीईआरटी ने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एनसीईआरटी ऐसा कह रही है भाई, अगर एक पॉन्ड है उसमें 20 लोटस के पौधे थे, पर वहां पे 8 नए लोटस के पौधे ऐड हो गए, विच मीन्स 20 थे, 8 ऐड हो गए, 8 न्यू ऐड हो गए, तो बताओ भाई बर्थ रेट कितनी होगी। तो आप बर्थ रेट कैसे निकालोगे, 8 ऐड हुए हैं 20 में, 8/20, विच मीन्स बेटा 0.4 न्यू लोटस प्लांट की रेट है। दिस इज द बर्थ रेट, कितने नए आ रहे हैं। वैसे ही बेटा एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया भाई, 40 फ्रूट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 40, वैसे आप फ्रूट फ्लाई मान लो, चलो ठीक है, 40 फ्रूट फ्लाई प्रेजेंट है एक एरिया में जिसमें 4 मर गई, तो भाई 40 थी, 4 मर गई, तो इसकी डेथ रेट कितनी हुई, 4/40, विच इज 0.1 फ्रूट फ्लाई, ठीक है, एक्चुअली इट इज अ फ्रूट फ्लाई, है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ। तो डेथ रेट क्या हुई, 0.1 फ्रूट फ्लाई मर गई, ठीक है, मतलब जितने लोग गायब हो रहे हैं, जितने लोग नए आ रहे हैं अपॉन पहले कितने थे, ठीक है। फिर आता है बेटा सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, राइट। फिर आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप कैटेगरीज। भाई जब आप एक एज पिरामिड पढ़ते हो, मैं अभी आपको एज पिरामिड पढ़ाऊंगी, विच इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बेटा आप लोगों के क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। जहां देखो यार, अगर आप लोग ऐसे हो जिसने, जो मेरे पर्सनली सारे वन शॉट्स देख रहा है इस एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, मैं आपको बताती जाती हूँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के अंदर। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन पे से भाई एज पिरामिड पे क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली बेटा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एज। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बेटा वो बच्चे जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, जैसे 0 से 15 साल के बच्चे। रिप्रोडक्टिव एज क्या है, जो लोग बेटा बच्चा पैदा करने के लिए केपेबल हैं या जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, इज 16 to 45 ईयर्स ऑफ एज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव भाई यूजुअली 45 से प्लस एज, मतलब इस एज में तो अधिकतर जो लोग होते हैं स्पेशली फीमेल, उनका तो मीनोपॉज हो जाता है, तो इस एज में तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत कम ही रह जाती है फीमेल्स के अंदर, तो ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब बेटा 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं, ठीक है, 3 टाइप के ग्राफ जो होते हैं, प्लॉट होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। मान लीजिए किसी एक जगह पर अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, आप यहां देख सकते हैं इस ग्राफ में प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग कम हैं एज कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव। ऐसे ग्राफ को बेटा कहते हैं ग्रोइंग ग्राफ या एक्सपैंडिंग ग्राफ। क्या कहते हैं, जब प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा है रिप्रोडक्टिव से, इस टाइप का बेटा एज पिरामिड कहलाता है ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर एज पिरामिड। ओके, यहां बेटा पॉपुलेशन ग्रोइंग है, मतलब लोग तो बराबर पैदा होते जा रहे हैं, जैसे इंडिया में बेटा, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है ना, बढ़ती जा रही है सालों साल, तो बेटा ये जो पॉपुलेशन है ये उन जगह की पॉपुलेशन को दर्शाता है जहां पर नए लोग पैदा होते जा रहे हैं, इसलिए प्री रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज्यादा है, बिकॉज नए लोग पैदा होते ही जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग और अ ट्रायंगुलर एज पिरामिड। फिर आता है बेटा द स्टेबल, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल में क्या होता है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के लोग बराबर हैं, ठीक है। इस ग्राफ को बेटा हम बेल शेप्ड ग्राफ कहते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन जैसे जर्मनी कंट्री की, वहां प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के लोग ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज बेल शेप्ड ग्राफ, दिस इज बेल शेप, ठीक है, स्टेबल ग्राफ। फिर बेटा आती हैं डिक्लाइनिंग ग्राफ,
जहां पे बेटा प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग कम हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो जापान में क्या है बेटा, जवान लोग, वेरी यंग लोग कम हैं एज कंपेयर टू मेच्योर लोग या अडल्ट ज्यादा हैं जापान में। तो अर्न शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड एज पिरामिड कहते हैं, जहां पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखती है जैसे जापान में। तो बेटा दिस इज, इसे कहते हैं अर्न शेप्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अर्न शेप्ड। ओके, अर्न शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड एज पिरामिड। ओके, क्लियर है। चलिए, फिर आता है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बेटा जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, मल्टीपल चीजों के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं भाई पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। पॉपुलेशन साइज टेल अबाउट इट्स स्टेटस इन हैबिटेट। भाई कितनी, एक जगह पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। भाई अगर मैं कहूं कि कैंगरूज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, फैले हुए हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। तो यहां इन्होंने एग्जांपल दिया है भाई, कई जगह पे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स हैं भरतपुर में वेटलैंड पे पर ईयर। मतलब भाई भरतपुर के जो वेटलैंड्स हैं वहां पर 10 से कम साइबेरियन क्रेन्स हैं। ठीक है, फिर बेटा मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैं एक पॉन्ड के अंदर। तो यार हर जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर, कितने नंबर में है वहां पे लोग। भाई मैं बोलूं इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या यूएसए की, बल्कि यूएसए दिखने में बहुत बड़ी कंट्री है, बट इंडिया उसके कंपैरिजन में दिखती छोटी, बट पॉपुलेशन में कैसे बीट कर दे भाई किसी को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इंडिया की। टू स्टडी इकोलॉजिकल प्रोसेस पॉपुलेशन का साइज हम लोगों को बेटा जरूरी है, अगर हम चाहते हैं हम किसी जगह की पॉपुलेशन की पढ़ाई करें तो जरूरी है कि वहां पे प्रीडेटर क्या कर रहा है। मान लीजिए भाई कोई जानवर आके दूसरों को खा रहा है, तो प्रीडेटर का क्या इफेक्ट है। आप एक जगह पर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़क रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है। कंपटीशन ऑफ विद अनदर स्पीशीज, भाई बहुत सारी स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं। मान लो जिराफ, ग्राफ, गाय, गोट, टॉर्टोइस सिर्फ एक ही घास को खाने के पीछे पड़े हुए, मतलब वो कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज के लिए। तो यार ये तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं एक पॉपुलेशन को। अब मान लीजिए आप लोगों ने मेरे से पूछा कि यार आरू मैम हमको बताओ यार हम एक जगह की पॉपुलेशन को गिन कैसे सकते हैं। तो यार अलग अलग जगह की पॉपुलेशन को आप अलग अलग तरीके से गिन सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहला तरीका है भाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर एरिया। मान लो मैं जैसे नोएडा रहती हूं, तो मैं जानना चाहती हूं भाई नोएडा के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो भाई हर कॉलोनी में गिनती करवाई जाए, हर परिवार के अंदर गिनती करवाई जाए, और मुझे मान लो आ गया अमाउंट 100 लोगों का। मजाक, कितनी मैम आधे लोगों को तो हंसी आ गई। मैम कम से कम सच के आसपास तो झूठ बोलो। भाई झूठ भी आपने ऐसा बोला है जो सच से बहुत दूर है। ठीक है, तो लोगों को गिन के कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, आप उनको गिनकर पॉपुलेशन पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रिलेटिव डेंसिटी। बेटा मान लीजिए कोई एक जगह है जहां पर पॉसिबल नहीं है लोगों को गिनना, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। मान लीजिए बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, फिश कॉट पर ट्रैप, उसमें आप नाप सकते हैं भाई कि एक आपने जो जाल बिछाया, मान लो भाई आपको एक है, मैंने आपको बोला एक लेक है, इस लेक में कितनी मछलियां हैं बताओ। तो आप फिश ट्रैप से पकड़ के रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो, या एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा तरीका है, मान लीजिए यार अब एक जंगल है, जैसे आप लोगों को पता होगा रणथंभौर जहां पे टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पे लोग भाई टाइगर को देखने बहुत जाते हैं, पर यार टाइगर एक बहुत खतरनाक स्पीशीज और इतने बड़े फॉरेस्ट में बहुत कम ही टाइगर हैं। तो यार उधर मैं कैसे करूं पॉपुलेशन काउंट। तो यार बाय पग मार्क, उनके पांव के निशान से, उनके फीकल पैलेट, ठीक है, उनकी पॉटी से, जहां पे बेटा डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते वहां पे पग मार्क और फीकल पैलेट को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे टाइगर पॉपुलेशन को एक नेशनल पार्क में काउंट करना। चौथा तरीका है बायोमास और परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड। तो यहां आपकी एनसीईआरटी दो एग्जांपल देती है। एनसीईआरटी ऐसा कह रही है कि भाई एक जगह है जहां पर एक बैनियन ट्री है और एक है पार्थेनियम ग्रास। तो भाई मुझे बताओ कि यहां पे ज्यादा बायोमास किसका है, मतलब
कितनी ज्यादा जगह पर, भाई बैनियन ट्री तो भले बैनियन ट्री इस घास से बड़ा है पर ज्यादा एरिया ये घास कवर कर रही है। तो यार एक बैनियन ट्री है और 200 पार्थेनियम ग्रास है, पर बैनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी लोअर है पार्थेनियम ग्रास से, क्योंकि पार्थेनियम ग्रास एरिया या बायोमास ज्यादा कवर कर रही है। ठीक है, बायोमास से नाप सकते हैं। फिर आता है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन किस ओर बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? तो यार आप लोगों को पता है पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती है। भाई जापान जैसे कंट्रीज में तो अचानक से अर्थक्वेक आता है, चीजें टूट फाट जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ जाती है, बह जाती हैं। तो यार पॉपुलेशन इज नॉट कांस्टेंट। अभी बीच में कोरोना आ गया था तो कितने लोगों की डेथ हो गई थी। तो यार पॉपुलेशन कभी स्टेबल नहीं होती। पॉपुलेशन अफेक्ट होती है फूड अवेलेबिलिटी, जैसे अफ्रीका के बहुत शहर हैं जहाँ लोगों को खाना ही नहीं मिल पा रहा, वो मर रहे हैं। प्रीडेटर प्रेशर है लोगों पे, है ना, प्रीडेटर्स का प्रेशर है, भाई कोई खा ना जाए। देन वर्स एडवर्स क्या होती है, वेदर कंडीशंस, भाई बहुत ठंडी बहुत गर्मी, साइबेरिया देख लो भाई। फिर अब आती हैं बेसिक प्रोसेसेस अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज, नैटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ये चारों चीजें वैसे आप लोग अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जूलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो। ठीक है, नैटालिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं बाय बी, बिकॉज ये होता है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ, एक समय पे कितने जन्म हुए। देन मोर्टालिटी बेटा होता है डेथ रेट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, मतलब नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। फिर आता है इमिग्रेशन, कितने लोग बेटा उस पर्टिकुलर जगह, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इधर रहने आए। मान लीजिए एक जगह है, इधर कितने लोग रहने आए, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, कितने लोग उस जगह को छोड़ के चले गए अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, अगर मुझे किसी जगह की पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो मैं चाहूंगी वहां ज्यादा लोग पैदा हों और ज्यादा लोग रहने आते जाएं, मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेशन से मेरी पॉपुलेशन तो भाई बढ़ेगी। पर अगर मुझे इस जगह की पॉपुलेशन कम करनी है तो मैं चाहूंगी भाई ज्यादा लोग मरे, डेथ रेट हो, और ज्यादा लोग कंट्री छोड़ के चले जाएं, तो बेटा पॉपुलेशन क्या होगी, घट जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बेटा इसी बेसिस के ऊपर एक फॉर्मूला जो है आया, दैट इज एनटी इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी एक समय पर, एंड NT+1 इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट NT+1। मतलब आप मान लो मैं ऐसा कह रही हूं, NT है पॉपुलेशन भाई इन 2000 एंड इन 24 आवर्स, एंड NT+1 है पॉपुलेशन इन 48 आवर्स। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो, मतलब ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा NT+1 इक्वल्स टू NT प्लस BNI, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, जहां पे B है बर्थ रेट, D है डेथ रेट, I है इमिग्रेशन, E है इमिग्रेशन। और भाई अगर बर्थ ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा आके रहेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बेटा मरेंगे और लोग छोड़ के जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये बता रहे हैं बेटा, साइबेरियन क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन वेटलैंड में कितनी थी, बाय लेस देन 10। ये चीज हमने अभी डेटा पढ़ा था। फिर बेटा हमने पढ़ा वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब बड़ी उम्र के लोग अगर ज्यादा हैं, ठीक है, एंड प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो बेटा इस पॉपुलेशन ग्राफ को क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसे पॉपुलेशन ग्राफ को डिक्लाइनिंग कहते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ एज पिरामिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग? अगर बेटा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे कहते हैं ट्रायंगुलर एज पिरामिड, जिसे कहते हैं ग्रोइंग पिरामिड, जहां प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा होते हैं। इकोलॉजी बेटा एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसे इकोलॉजी कहते हैं। फिर बेटा मैंने आपको बना के बताया था कि एक इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। ये सीक्वेंस पे सच में क्वेश्चन आता है, इसलिए बनवाई थी वो।
अब आता है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल बेटा बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि यार पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन घटती क्यों है, तो उन्होंने कुछ ग्रोथ मॉडल्स दिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मान लो मैं ऐसा कहूं कि यार यूपीएससी का जो एग्जाम है या नीट का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है, उसमें हर बच्चा जो एग्जाम देगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, सब लोग खुश, लड़ाई ही बंद, कंपटीशन बंद, सब कुछ खत्म। ठीक है भाई, पानी दुनिया में अनलिमिटेड है, जितना यूज करना है करो, पैसा अनलिमिटेड है, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो। तो बेटा इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। भाई मान लो अगर एक इंसान के पास खूब पैसा है, खाने को खूब खाना है, जॉब की टेंशन नहीं है, वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान बेटा रिलैक्स लाइफ जिएगा, ठीक है, बेस्ट लाइफ। बट अफसोस आप अपनी सपने की दुनिया से वो बाहर आ जाइए, ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन बेटा वेरी रैपिड ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, बट नेचुरल पॉपुलेशन कैन नॉट ग्रो एंडलेंटली बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बेटा पॉपुलेशन सोचो, अगर सब कुछ अच्छा है दुनिया में, अंधा पैसा, अंधा जॉब, अंधा खाना, अंधा पानी, तो यार लोगों को टेंशन ही नहीं है, पॉपुलेशन आराम से बढ़ेगी, कोई लोड ही नहीं, लाइफ में बढ़ती जाएगी। लोग मरेंगे क्यों? अधिकतर लोग तो बेटा बीमारियों से, पैसा नहीं था ट्रीटमेंट कराने का, जॉब नहीं थी, ठीक है, एग्जाम में सेलेक्ट, इसी वजह से आधी दुनिया के लोग तो मर रहे हैं। तो सोचो अगर ये प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन एंडलेसली बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, वहीं बेटा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन भाई एंडलेसली नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी ने अब दो केस लिए हैं। पहला केस इन्होंने ऐसा लिया है कि मान लो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, धरती पे अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड पैसा, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। तो बेटा ये इक्वेशन जो है, तो इसकी एक इक्वेशन दी गई, ठीक है, इसकी एक इक्वेशन है। अब यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी अपन इक्वेशन की बात कर रहे हैं आपको फॉर्मूले यार याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन इज dN/dt इक्वल्स टू Rn। तो बेसिकली ये R क्या है बेटा? ये R होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यस, मैं इसको dN/dt इक्वल्स टू B माइनस डी एन भी लिख सकती हूं। इट इज वन एंड दी सेम थिंग। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकती हूं। ठीक है, यहां दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स कि भाई पॉपुलेशन जो है अनलिमिटेड तरीके से ग्रो कर रही है। इसमें आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यार अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो मैंने क्या बोला, अगर सब कुछ अंधाधुन है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही भाई साहब। एन क्या है? एन रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन साइज। तो नाउ बेटा आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि नॉर्वे जो रैट है उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कितने पर मतलब किस परसेंटेज से वो बढ़ रहे हैं? 0.015, फ्लोर बीटल 0.12 एंड ह्यूमन पॉपुलेशन बेटा इन इंडिया 1981 में 0.0205। ये था बेटा आर, जो क्या था? इंडिया का था, 1981 का है बेटे डेटा। ये बेटा इस पर है ना, आपके नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन का 1981 की आर वैल्यू बताओ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की। तो बेटा होता क्या है, यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, तो यहां एक और फॉर्मूला होता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। ये बेटा वैसे तो आई थिंक यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स ही होंगे जो मेरा वीडियो देख भी रहे होंगे, बट आप में से बहुत बच्चे पीसीएमबी स्टूडेंट्स भी होंगे, या आप लोग अगर बायोलॉजी स्टूडेंट भी तो आप केमिस्ट्री में बेटा ऐसी इक्वेशंस पढ़ते हो लॉग वगैरह के अंदर। ठीक है, तो बस आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इट वुड बी ओके। तो यहाँ एन टी रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी पे क्या थी, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम 0 पे क्या थी। यहाँ पे ई रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो बेसिकली बेटा
अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं भाई साहब कि हम यहां पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यार जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो भाई पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी भाई साहब, बढ़ती जाएगी, ठीक है। शुरू में लैग और फिर भाई एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, भाई यही आएगा भाई, पॉपुलेशन एकदम मस्त तरीके से बढ़ती ही जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यार, अनलिमिटेड ग्रोथ है। सो बेसिकली अगर आपसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आपके शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको ग्राफ के साथ इस फॉर्मूले के साथ ये फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है और आप ये 3 एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो। जब भी बेटा आप कोई बायोलॉजी के अंदर कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको डिफाइन करना है कि इसमें एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, हर चीज को बताना है व्हाट डज दैट मीन। तो भाई अगर हम देख रहे थे कि अब आगे आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है भाई साहब, मान लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड, ठीक है, पहले क्या थी रिसोर्सेज अनलिमिटेड थी, अब क्या हो गई, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गई भाई। मतलब अब अनलिमिटेड पैसा भी नहीं है, अनलिमिटेड खाना भी नहीं है, अनलिमिटेड पानी भी नहीं है। ये चीज हम मान रहे हो कि ये रियलिटी है यार, इसलिए हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को ज्यादा रियलिस्टिक मानते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे मैं आपको बताना भूल गई बेटा, ये जो है ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम का ग्राफ है। नॉर्मली जो ये ग्राफ होता है इसे आप जे शेप्ड ग्राफ कह सकते हो, मतलब ये ग्राफ जो होता है यूं जाता है, इट इज अ जे शेप्ड ग्राफ, क्योंकि बेटा ये एक्सपोनेंशियल और लैग फेज दिखाता है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है। दिस इज कॉल्ड अ जे शेप्ड ग्राफ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में था। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बेटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है dn बाई डी टी इक्वल्स टू। अब बेटा यहां पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मैं बताती हूँ। ये तो पहली बात तो ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे n पॉपुलेशन डेंसिटी है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, k है कैरिंग कैपेसिटी। अब मैम इसका ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा मान लीजिए n बाय टी का आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यार अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, विच मीन्स पहले तो ग्राफ बढ़ेगा बट एक समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले तो बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बेटा एस शेप्ड सिग्मॉइड या जो कहना चाहते हो, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की बेटा कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, एक समय बाद बेटा क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी के, मतलब इससे ज्यादा भाई अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रही हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन बेटा इस डायरेक्ट तक ही बढ़ पा रही है, इसे बेटा कहते हैं एसिम्प्टोट। जब बेटा कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है तो यहां लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज नजर आएगा आपको, ठीक है। दिस इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहां पे आप देख भी सकते हैं, अ पॉपुलेशन ग्रोज इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यहां लैग फेज आएगा, फिर एक्सेलरेशन फेज आएगा, फिर बेटा पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी जिसे कहते हैं एसिम्प्टोट आ जाएगा, जहां बेटा पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे आ गई है। भाई इस बॉटल के अंदर मैं यहीं तक पानी भर सकती हूं, मैं यहां तक तो नहीं भर सकती, इसकी कैपेसिटी बेटा यहीं तक की है, ठीक है। तो यार जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है दैट इज के। तो यार अगर अब मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करूं तो एक्सपोनेंशियल मतलब होता है रिसोर्सेज अनलिमिटेड है भाई साहब, यहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यहां बेटा कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि हर चीज अंधाधुन है, जे शेप्ड कर्व होता है। यहां बेटा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, यहां पे बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये कर्व बेटा एस शेप्ड होता है। यहां सिर्फ हमने क्या देखा, यहां और यहां में हमने जो फर्क देखा मैं आपको बता देती हूं। यहां बेटा कर्व सिर्फ यूं जा रहा था, यहां बेटा कर्व जो है एसिम्प्टोट हो रहा था, विच मीन्स यहां सिर्फ लैग और एक्सपोनेंशियल फेज दिख रहा था, क्योंकि यहां कोई कंपटीशन नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यहां बेटा 3 फेज दिख रहे थे, लैग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी। फिर बेटा यहां कंपटीशन है, यहां रियलिस्टिक चीजें हैं, बिकॉज यहां रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक पॉइंट पर कैरिंग कैपेसिटी तो आएगी ही भाई साहब।
ठीक है, इन दोनों ग्रोथ मॉडल में बेटा दोनों के ग्राफ्स के साथ दोनों के फॉर्मूला भी याद रखने हैं। ठीक है, अब आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ठीक है, वैसे तो आप एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो आपको पता होगा व्हाट वेरिएशन इज। वेरिएशन होता है भाई कोई चीज जब किसी में कोई बदलाव आ रहा है। तो यार पॉपुलेशन बेटा इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आप लोगों ने एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है भाई, डार्विन कहते थे जो रिप्रोडक्टिवली फिट है भाई वही असली फिट है, उससे ज्यादा बेस्ट तो कोई है ही नहीं भाई। रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द अल्टीमेट फिटनेस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है बेटा जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, स्टेबल होती है। फिटनेस इज बेटा टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ डार्विनियन फिटनेस। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फिर बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सेलेक्टिव प्रेशर्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। भाई अगर हम ऐसा ही कह रहे हैं कि जो इंसान या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है या फिट है वही प्रोड्यूस कर सकता है, तो यार क्या चीजें हो सकती हैं जिससे ऐसा हो? भाई उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। ब्रीडिंग हैबिट्स, जैसे बेटा सम ऑर्गेनिजम्स अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश। वाइल बेटा अदर ऑर्गेनिज्म बहुत बार जिंदगी में बच्चा कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल्स। भाई हम लोग तो मल्टीपल टाइम ब्रीड करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, बट वहीं पर अगर आप देखोगे पैसिफिक सैल्मन फिश अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करती है। फिर नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, बेटा कुछ जो होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं भाई एक बारी में खूब बच्चे पैदा कर देते हैं। ठीक है, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस, ये बेटा एक बारी में बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। while others produce a small number of large size offsprings, जैसे बेटा मैमल्स एक बारी में भले एज कंपेयर टू अदर्स कम ही ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं बट बड़े साइज के पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इंटरैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब बेटा हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने बेटा इस चैप्टर का एक पूरा पार्ट कंप्लीट पढ़ लिया है। उस पार्ट में हमने पढ़ा कि यार पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन बर्थ रेट, डेथ रेट, एज, सेक्स रेशियो पे डिपेंड कर रही है। पॉपुलेशन जो है उसके दो ग्रोथ मॉडल पढ़ लिए, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन में इंटरेक्शन की। यार अब इतनी बड़ी धरती पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो यार किसी को हमेशा फायदा हो रहा होगा, किसी को नुकसान हो रहा होगा और किसी को ना तो नुकसान या फायदा हो रहा होगा। तो यार बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको किसी और जानवर से फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है और किसी को न्यूट्रल, ना कोई फर्क पड़ता है, ना फायदा ना नुकसान। तो बेटा पॉपुलेशन इंटरैक्शन टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं, विच इज रियली अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब जिधर से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो या तो वो ग्रोथ मॉडल से या पॉपुलेशन इंटरैक्शन या एज पिरामिड से आते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है भाई? नो हैबिटेट ऑन अर्थ इनहैबिटेट्स ओनली वन स्पीशीज। भाई अगर आप एक जगह की बात करो, आप मान लो जिस भी जगह, जिस भी शहर, जिस भी कॉलोनी में रह रहे हो, वहां आप रह रहे हो, डॉग्स रह रहे हैं, वहां गायें रह रही होगी, वहां चिड़िया रह रही होंगी। तो बेटा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सिर्फ एक ही स्पीशीज रहती है, हर जगह बेटा मल्टीपल स्पीशीज रहती हैं। ठीक है, फिर बेटा आता है मिनिमम वन मोर स्पीशीज रिक्वायर्ड ऑन विच इट कैन फीड अपॉन। भाई एक जगह पर दो स्पीशीज का होना जरूरी भी है। रीजन भाई एक स्पीशीज खाने में क्या खाएगी वरना, या नॉर्मली अगर हम देखें हम किसी ना किसी को तो खा ही रहे हैं। चाहे अगर एक बंदा वेजिटेरियन है, वो भाई घास खा रहा है या वेजिटेबल्स खा रहा है, तो वो भी तो एक स्पीशीज ही है। या फिर बेटा एक कार्निवोर्स है, लायन डियर को खा रहा है, तो वो भी तो एक स्पीशीज को खा रहा है। विच मीन्स एक जगह पे मिनिमम दो स्पीशीज होना तो जरूरी है ही है। नॉट इवन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ठीक है, ये कांट लिव अलोन। भाई उनको सनलाइट चाहिए, ठीक है, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए। तो यार अब क्या होता है, एनिमल्स को तो पॉलिनेटर्स, एनिमल्स को भाई अब आप खुद सोचो, पौधे, अब आप यहाँ पे ये लाइन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम पौधे को क्यों जरूरत है, उसको तो फोटोसिंथेसिस ही करना है। बट बेटा पौधे को रिप्रोड्यूस करने के लिए पॉलिनेटर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे एनिमल्स।
सॉइल माइक्रोब्स भी चाहिए होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, क्योंकि बेटा पौधा जो है न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है। पर अगर जमीन में न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो पौधा कैसे डेवलप होगा, विच मीन्स बेटा पौधा भी अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता, पौधे को भी जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी है। भाई पॉलिनेटर्स चाहिए, मान लो पॉलिनेटर्स नहीं भी चाहिए तो भी बेटा उसको डीकंपोजर्स चाहिए जो भाई सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बना सके उसके लिए। तो बेटा आइए, इफ रिसोर्सेज रिमेन अनलिमिटेड थ्रू आउट द फेज विच फेज बिकम्स द लॉन्गेस्ट। भाई अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो एक्सपोनेंशियल फेज जो होगा वो बहुत ही अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सिग्मॉइड जो ये एस शेप कर्व है, ये ग्रोथ रेट स्टेज कांस्टेंट को बता रहा है। ग्रोथ फर्स्ट एक्सेलरेट्स देन स्लो डाउन ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर, सेल स्टॉप डिवाइडिंग या नो एनवायरमेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई ग्रोथ एक बारी के लिए बढ़ती है फिर बेटा स्टेबल होने लगती है, लिमिटेड फैक्टर्स हैं क्योंकि। इन अ पॉपुलेशन मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज कॉल्ड एज, बेटा दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। एक ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में कितनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। तो बेटा अब यहां पर इन्होंने बोल रखा है बर्थ रेट दे रखी है 65, डेथ रेट दे रखी है 45 और बोला है भाई dn बाई dt निकालो। तो भाई dn बाई dt का मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो यहां पे मैं निकाल सकती हूं dn बाई dt इक्वल्स टू r होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितना होगा, 65 माइनस 45 कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा भाई, बहुत सिंपल अंधाधुन सिंपल कैलकुलेशन है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे n क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो भाई 20 इंटू 100 विच इज 2000। सिर्फ फॉर्मूला में हमने चीजों को प्लेस किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा इन्होंने कर्व दे रखा है जे शेप्ड कर्व विच इज मींस ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, सिंपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, जे शेप्ड है, डी ऑप्शन। फिर भाई यहाँ पे ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, तो यही बताना है बस, वाओ सिर्फ यही बताना था, मेरे को लगा शायद कुछ और पूछ लेगा क्वेश्चन भाई साहब। फिर अगेन इन्होंने यहाँ पर ये बना रखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और क्या पूछा है, ए क्या है भाई, ए जो है ये दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी या स्टेशनरी फेज, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। बी क्या है बेटा, बी है एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज विच मींस, और ए क्या है बेटा, ए क्या है, अच्छा रुको रुको रुको, ए होना चाहिए, सो सॉरी, ए होना चाहिए स्टेशनरी फेज, मैं एक्चुअली ए को समझ ली, ए स्टेशनरी, बी होना चाहिए लॉग और सी होना चाहिए लैग। ठीक है, स्टेशनरी, लॉग एंड लैग, तो बेटा यहां पे ये मिसप्रिंट है, ये लैग है एक्चुअली। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का असली टॉपिक, जहां से बेटा मैंने आपको बोला क्वेश्चंस आते हैं। तो यार यहां पर क्या क्वेश्चन आपके म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म कहीं से भी आ जाता है विद एग्जांपल्स। ये लोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर पूछते हैं भाई साहब बताओ। तो यार ये टॉपिक तो मतलब इस चैप्टर की जान है। ठीक है, तो यार उसे क्या कहेंगे जब दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, इसको भी म्यूचुअलिज्म। उसे क्या कहेंगे जब एक को नुकसान हो रहा और एक को कुछ भी नहीं हो रहा, कोमेंसलिज्म। एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म। ठीक है, फिर बेटा एक को फायदा एक को नुकसान, प्रेडेशन। दोनों को नुकसान, कंपटीशन। एक को नुकसान एक को भाई कुछ भी नहीं, दैट इज अमेंसलिज्म। ठीक है, चलिए चल एक सेकेंड, यहां पे बेटा ये प्लस है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को कुछ भी नहीं होता। चलिए सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म।
तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है बेटा जब दो स्पीशीज के बीच में दोनों को फायदा ही फायदा हो रहा है। मतलब जैसे माइकोराइजा। माइकोराइजा बेटा क्या होता है, अपन बचपन से अभी देखते आ रहे हैं कि यार रूट्स के अंदर ये फंगस होती है माइकोराइजा, जो बेटा पौधे को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रही है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रही है, विच मीन्स ये बेटा एक रिलेशनशिप होता है एक फंगस का एक पौधे की रूट्स के साथ। तो इट इज अ इंटरैक्शन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जिसमें बेटा रूट्स क्या कर रही हैं? रूट्स क्या कर रही हैं भाई? फंगस को रहने की जगह दे रही हैं और फंगस को खाना दे रही हैं। और फंगस क्या कर रहा है पौधे के लिए? फंगस बेटा सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, इसको फॉस्फोरस दे रहा है, इसको रूट बॉर्न डिजीजेस से बचा रहा है, इस सॉइल और ड्राउट रेजिस्टेंस बना रहा है। भाई इसको फायदा ही फायदा दे रहा है। फंगस कहता है भाई तू चिंता मत कर, पानी नहीं होगा तो मैं तुझे कोशिश करूंगा सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करूं, तू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, मैं करूंगा तेरे लिए, बस तू मुझे रहने की जगह और खाना दे, है तू मुझे शेल्टर दे और फूड दे। फिर बेटा दूसरा, दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ फिग एंड वॉस्प। इस चीज को आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी पढ़ते हो। दैट इज बेटा एक पौधा होता है फिग का, इस फिग के पौधे में, ये पौधे का भाई सिंपल सा फंडा है, ये पौधा कहता है यार मैं पॉलिनेट होऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ वॉस्प से होऊंगा और मैं किसी से भी पॉलिनेट नहीं होऊंगा। ये क्या करता है? ये पौधा कहता है भाई तू मुझे पॉलिनेट कर दे, उसके बदले में मैं तुझे रहने की जगह दूंगा, तू अपने अंडे भी दे यहाँ पे, और जो तेरा बच्चा होगा उसको भी खाना दूंगा अपने सीड से, बस तू मेरे को पॉलिनेट करा दे। तो बेटा फिग, फीमेल वॉस्प बेटा अपने अंडे ओवरी के अंदर डालती है फिग के, और ये बेटा पॉलिनेशन कर देती है फिग का। फिग बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर वॉस्प से ही पॉलिनेट होता है, और बेटा फिग भी सिर्फ वॉस्प को ही अपने अंदर रहने देता है। इनका बेटा बहुत लॉयल रिलेशनशिप है। आजकल की दुनिया में तो यार लॉयल्टी रही ही नहीं है, पर इनका रिलेशनशिप देख रहे हो कितनी लॉयल्टी है भाई साहब, लॉयल्टी एट इट्स पीक है, लॉयल्टी एट इट्स पीक है भाई साहब। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का मतलब ही ये है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने डिपेंडेंट हो गए कि एक साथ ही इवॉल्व करेंगे। Female wasp use fig not only for oviposition out, also uses developing seed to nourish its larva। मैंने क्या बोला? ये सिर्फ वॉस्प को रहने की जगह नहीं दे रहा, अंडे देने की जगह नहीं दे रहा, जो वॉस्प के बच्चे होंगे उसको खाना भी देता है अपने सीड से। बताओ लॉयल्टी देखी। फिर आता है बेटा युक्का एंड मॉथ का रिलेशनशिप। ये भी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है कि मॉथ आके अपने अंडे देता है, रहता है, और ये बेटा उसको पॉलिनेट कर देता है। तो युक्का से बेटा पॉलिनेट हो जाता है, मॉथ से मॉथ पॉलिनेट कर देता है, ये इसको बेटा अंडे देने की जगह देता है। फिर बेटा एक रिलेशनशिप आता है ऑफायरस ऑर्किड एंड बम्बल बी। अब बेटा इनका रिलेशनशिप तो बहुत ही मस्त है। तो यार ऑफायरस कुछ ऐसा पौधा होता है, तुम्हें इस पौधे को देख के ऐसे लगेगा जैसे इस पे मधुमक्खी बैठी हुई है, लग रहा है ना? बोलो सच्ची बोलो, लग रहा है ना? बट असलियत में बेटा यहां कोई भी नहीं बैठा, ये पौधा होता ही बहुत चंट है। ये पौधा बेटा ऐसे दिखाता है अपनी चीजों को जैसे ये एक बी ही है, ताकि बेटा ये इजीली बीज को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो इसको पॉलिनेट कर दे। यहां पर बेटा मधुमक्खी असली में आई है पॉलिनेट करने, क्योंकि उस मधुमक्खी को क्या लग रहा है कि यहाँ पे दूसरी मधुमक्खी है। तो भाई ये है चंटता का रिलेशनशिप। जहां ऑफायरस ऑर्किड बेटा मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला पौधा होता है, इसकी पेटल बेटा मिमिक्री करती है एक फीमेल बी की। तो इसकी पेटल है भाई, ये लग रहा है कि ये बी है पर ये इसकी पेटल्स हैं। ठीक है, मेल बी शोज स्यूडो कॉप्युलेशन। भाई जो मधुमक्खी आती है मेल, उसको लगता है भाई मैं ब्रीडिंग कर रहा हूं, मैं कॉप्युलेशन कर रहा हूं, बट वो धोखा है, दैट इज स्यूडो कॉप्युलेशन। ठीक है, विथ पेटल एंड इट्स अ सेक्सुअल डिसिट। ठीक है, पेटल चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज, thus it shows co-evolution in female bee। ठीक है, सो बेसिकली बेटा ये पौधा बना ही इस तरीके से है, ये को-इवॉल्व ही इस तरीके से हुआ है कि इसको मधुमक्खी को अट्रैक्ट करके पॉलिनेट होना है। ठीक है, फिर आता है बेटा पांचवा एंड सबसे फेमस एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, दैट इज लाइकेंस।
बेटा हम लोग ये चीज एवोल्यूशन चैप्टर में जब इंडस्ट्रियल मिलानिज्म पढ़ते हैं हम तब भी पढ़ते हैं भाई, लाइकन्स जो होते हैं उसी जगह उगते हैं जहां पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है बेटा फंगस और एल्गी का, जहां पे फंगल पार्ट को कहते हैं माइकोबायंट और एल्गल पार्ट को कहते हैं फाइकोबायंट। जो फंगल पार्ट है बेटा वो शेल्टर देता है एल्गी को और पानी का एब्जॉर्प्शन कराता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराता है। वही बेटा जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और खाना देता है। सो जो एल्गी का पार्ट है फाइकोबायंट वो सिर्फ खाना बना रहा है, फंगस उसको शेल्टर दे रहा है और पानी दे रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर बेटा यहाँ पे आपके एनसीईआरटी म्यूचुअलिज्म में ऐसा भी कहती है कि यार कुछ होते हैं चीटर्स, पोलन नेक्टर रॉबर्स, ट्राई टू स्टील पॉलन एंड नेक्टर बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। तो यार अभी तो हम एकदम म्यूचुअल रिलेशनशिप देख रहे थे, अब रियल लाइफ में भी यही तो होता है कि एक लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में होते हैं तो एक तीसरा इंसान होता है जो इनके रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है कि ये तो प्यार में अंधे हैं, मैं अपना काम निकलवा लेता हूं इनसे। तो बेटा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना फ्लावर को पॉलिनेट करे उसका नेक्टर या उसकी चीजें चुरा लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एज चीटर्स और पोलन नेक्टर रॉबर्स। फिर आता है बेटा सेकंड, दैट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म बेटा क्या होता है, इंटरैक्शन जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट होती है और दूसरी बेटा न्यूट्रल रहती है, नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो इसमें बेटा सबसे पहला एग्जांपल आता है एपीफाइट्स ऑन मैंगो ब्रांच। सो बेसिकली बेटा एपीफाइट्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा नीचे उगते हैं, छोटी हाइट के होते हैं। अब अगर यार ये छोटी हाइट के होंगे तो इनको सनलाइट कैसे आएगी, इनको फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, और प्लस ये घने जंगलों में और पाए जाते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये मैंगो की ब्रांचेस के ऊपर चढ़ते हैं ताकि ये वहां उगते हैं, ताकि इजिली बेटा इनको सनलाइट मिले, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो ऑर्किड्स जो होते हैं ग्रो एज एपीफाइट्स ऑन मैंगो ब्रांच सो एज टू कम इन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दस ऑर्किड को तो बेनिफिट हो रहा है पर मैंगो के प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है। भाई ऑर्किड उसके ऊपर आके रह रहा है, उससे ना तो भाई मैंगो को कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। भाई चढ़ जा भाई, तू ऊपर आ, तू ले ले अपनी सनलाइट, मैं क्या करूं, चिल जिंदगी। दूसरा होता है बेटा बार्निकल्स ऑन वेल। तो अगर आप लोगों ने एआई वीडियो देखे हैं रील्स में, जो कि मैंने तो हजारों ऐसे वीडियो देख लिए हैं जहां वेल के ऊपर ये बार्निकल्स होते हैं और इनको हटाने के वीडियोस होते हैं बड़े, वो उन्हें आप अगर आप उन्हें वो कहते हैं, आई थिंक दोज वीडियोस आर कॉल्ड एज सैटिस्फैक्टरी वीडियोस, जहां पर भाई वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है कि जैसे स्लाइम के वीडियोस, मड के वीडियो, गार्डनिंग के वीडियो जो आपको रिलैक्सेशन देते हैं, तो वेल्स को साफ करने के वीडियोस। तो यार ये बार्निकल्स क्या होते हैं, ये बार्नाक एक क्रस्टेशियंस होते हैं जो वेल्स के ऊपर रहते हैं। तो यार इनको क्या फायदा हो रहा है, पहला इनको भाई फोकट की फ्री मुफ्त की जगह मिल गई रहने के लिए। दूसरा भाई वेल जहां जाती है ये वहां जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है भाई अच्छा खासा। फिर बेटा वेल होती इतनी बड़ी है कि भाई बाकी जानवर इन पे अटैक करने की सोचते भी नहीं है, तो इनको प्रीडेटर से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। वेल बेटा, वेल को ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, उसके ऊपर रह रहे हैं, तो वेल इज लाइक चिल। फिर बेटा आता है कैटल इरगिट एंड कैटल का रिलेशनशिप। तो बेटा हम सबने देखा है कि गाय के ऊपर ये चिड़िया बैठी तो सबने देखी होगी। दिस इज अ इरगिट, कैटल इरगिट बर्ड, जो भाई कैटल के ऊपर रहती है। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या फायदा, तो बेटा कैटल जब घास चरती है, ठीक है, तो व्हेन कैटल मूव व्हाइल ग्रेजिंग ग्रास, तो जब वो घास खा रही होती है कैटल, तो वहां पे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रास से बाहर आते हैं, तो इरगिट्स बेटा उन्हें खा जाते हैं। तो क्या होता है, गाय को तो क्या नुकसान है, ये उसके ऊपर ही बैठे हुए हैं, गाय को ना नुकसान है ना फायदा है, गाय अपनी मस्त घास खा रही है, ये तो उसकी घास भी नहीं चुरा रहे हैं। तो गाय कह रही है यार मुझे क्या लोड, तुम खाओ ना कीड़े मकोड़े, बैठो आराम से चिल करो, डिनर टेबल वेबल लगा लो भाई तुम, ठीक है। तो गाय क्या कर रही है, बेचारी घास खा रही है, पर ये इरगिट उसके ऊपर बैठते हैं, जैसे ही झुकती है घास खाने के लिए, इरगिट जो इंसेक्ट्स निकलते हैं जमीन से उनको खाते हैं। फिर बेटा आता है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश का रिलेशनशिप। ये बेटा अगर किसी ने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है तो ये रिलेशनशिप भी बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है, जहां पे बेटा ये नीमो करके एक मछली होती है जो इसके अंदर रहती है, सी एनिमोन के अंदर। सो बेटा क्लाउन फिश इज फाउंड इन टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन, दस ये यहाँ पे शेल्टर रहता है और ये यहाँ पे छुपके रहती है अपने प्रीडेटर से।
तो क्लाउन फिश को तो फायदा हो रहा है, बट सी एनिमोन को कुछ फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है भाई, रह मस्त रहे। फिर आता है बेटा अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म को आपकी एनसीईआरटी ने कोई बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया है। ये बेटा एक रिलेशनशिप है जहां एक चीज को नुकसान है और एक को ना तो फायदा ना नुकसान। अमेंसलिज्म बेटा एक इंटरेक्शन है जहां पे एंटीबायोटिक्स रिलीज्ड बाय फंगस किल्स बैक्टीरिया। तो बेटा जो फंगस जो होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हमने पढ़ा था भी भाई कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी हमने पढ़ा है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार एंटीबायोटिक बेटा एक फंगस के थ्रू ही ढूंढी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। तो भाई इन्होंने क्या बताया, ये एंटीबायोटिक जो है फंगस से जो बन रही है वो बैक्टीरिया को तो मार रही है, पर फंगस को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। बैक्टीरिया मर रहा है भाई, एक जगह तो मौत का संग्राम आ रहा है, पर इस फंगस को क्या फर्क पड़ रहा है? फंगस को तो ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा, ठीक है, पर बैक्टीरिया जरूर मर रहा है। फिर आता है बेटा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक बंदे को फायदा और एक को नुकसान। जैसे मान लो बेटा आपके सर में जुएं, बचपन में नहीं जाते थे कितना खुजलाते थे सब लोग, आपके सर में जुएं हो गई, तो बेटा वो जू तो आपका खून पी रही है, ठीक है, उसको तो फायदा है, बट बेटा आपकी बॉडी को तो नुकसान हो रहा है। तो इस इंटरैक्शन में बेटा एक को फायदा और होस्ट को नुकसान होता है। तो बेटा ये पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर रहते हैं, और इनसे फ्री होने के लिए गेट फ्री लॉजिंग एंड फ्री फूड, भाई इनके लिए मस्त जिंदगी है, किसी जानवर के ऊपर रहो या उसके अंदर रहो, फ्री फोकट का खाना खाओ। तो बेटा ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, कोई अननेसेसरी ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इनकी पॉपुलेशन बहुत है, और प्रेजेंस ऑफ सकर्स होता है ताकि इजीली होस्ट की बॉडी पे चिपक जाए और न्यूट्रिशन को सक कर सके। तो बेटा इफेक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट, भाई पैरासाइट की वजह से होस्ट की बॉडी को क्या नुकसान है, भाई सर्वाइवल रेट कम होता है, भाई हमारा तो कुछ ना कुछ नुकसान कर रही है वो, हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रिड्यूस करवा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटवा रही है, मेक होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स, इट मेक होस्ट बॉडी वीक। भाई मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया आपके पेट में घुस गया जो आपकी बॉडी को ऐसे नुकसान कर रहा है कि आपको फीवर हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, आप कमजोर पड़ गए, तो यार आपकी तो कितनी, आपकी बॉडी को तो कितना नुकसान हो गया, वो अपने मजे काट रहा है, इंटेस्टाइन में बल्ले बल्ले कर रहा है मान लो। फिर क्या, तो बेटा पैरासाइट्स आर सिंपल इन मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बट हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है इनकी, रिक्वायर्स मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जैसे आपने देखा था प्लाज्मोडियम, बेटा उसको मॉस्किटो में भी रहना है और ह्यूमन में भी रहना है, तभी वो अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट कर सकेगा। ये चीज बेटा आप लोगों ने पढ़ी थी जब अपन ने मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, है ना, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मलेरिया चैप्टर में, जहां दिखाते हैं भाई मच्छर के अंदर वो सेक्सुअल साइकिल करता है, ह्यूमन के अंदर वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल। कोएवोल्यूशन क्या होता है बेटा, इफ एनी चेंज अकर्स इन दी होस्ट, पैरासाइट भी उसी अकॉर्डिंग उसके साथ इवॉल्व कर रहा है। कोएवोल्यूशन में बेटा हमने देखा था जैसे फिग वॉस्प, भाई वो इवॉल्व कर रहा है तो वो भी साथ में इवॉल्व कर रहे हैं। गुड पैरासाइट क्या होता है बेटा, जो होस्ट पे प्रॉपर्ली फीड करे पर होस्ट को नुकसान भी ना करे। भाई तुझे जो चाहिए तू फायदा ले ले, पर तू होस्ट को नुकसान मत कर भाई। तो यार सबसे पहले इस कैटेगरी में बहुत ही बड़े नाम का इनाम मिलता हुआ है मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्रोटोजोअन। ये बेटा अपनी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये फर्टिलाइजेशन करता है और ह्यूमन के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल करता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। फिर आता है बेटा लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो होता है बेटा ये ह्यूमन और स्नेल या फिश के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। देख रहे हो तुम कैसे कैसे भाई ये पैरासाइट्स हैं जिन्हें दो तो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्सोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्सोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। ये इनसाइड होस्ट रहते हैं जैसे एस्कैरिस, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। वहीं बेटा जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे बेटा डॉग्स के सर में जुएं, डॉग्स की टिक्स होती हैं, ह्यूमंस के लाइज होती हैं। कस्क्यूटा बेटा एक पौधा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज कस्क्यूटा। सो बेसिकली बेटा ये जो कस्क्यूटा पौधा होता है
इसके पास बेटा कोई क्लोरोफिल नहीं होती, नो क्लोरोफिल, जिसकी वजह से यार ये खुद का खाना बना नहीं पाता, येलो कलर का आप देख सकते हो। तो ये दूसरे पौधों के ऊपर ऐसे बेल की तरह फैल के उनका न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, जैसे जुएं हो जाती हैं डॉग्स के, टिक्स हो जाती हैं, या आपके पेट में एस्कैरिस, है ना। तो कस्क्यूटा क्या करता है, प्लांट्स लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, लिव्स ऑन हेज प्लांट्स फॉर फूड। इसके खुद के पास तो क्लोरोफिल नहीं है, दूसरे के ऊपर रह के जीता है। फिर आते हैं बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म भी भाई एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप है। तो इसको अपन समझेंगे थोड़ा कि मान लीजिए ये पौधा है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर भाई ये आपका जो है नेस्ट है, इसमें भाई अंडे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये है क्रो एंड कुकू, दैट इज एक कौए और एक कोयल का रिलेशनशिप। अब होता क्या है, कोयल और कौए के अंडे काफी एक जैसे दिखते हैं, वेरी सिमिलर, काफी एक जैसे दिखते हैं। दिस इज कौआ, दिस इज कोयल। अब ये कोयल क्या करती है, जैसे जब कौआ नहीं है यहाँ पे, तो ये कोयल आती है, ठीक है, ये कोयल आती है और अपने अंडे यहां दे देती है। पर सबसे गंदी बात क्या है, ये क्या करती है कि कौए को शक ना हो तो उसके अंडे को बहुत बार धक्का भी दे देती है और वहां पे खुद का अंडा ले कर देती है। ठीक है, यूजुअली ऐसा करती है। कोयल लेट्स एग्स इन नेस्ट ऑफ अ क्रो, ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर, ये ऐसी हरकतें करती है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, फिर आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपटीशन। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने बेटा पैरासिटिज्म देख लिया, हमने अमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म देख लिया। अब हम देख रहे हैं कंपटीशन, कि दो स्पीशीज के बीच में बेटा लड़ाई किसी एक चीज को लेकर। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है, इधर दोनों को नुकसान होने वाला है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज तो भाई लिमिटेड हैं। तो टोटली मतलब बेटा यहां पर बहुत सारी जो स्पीशीज हैं एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रही हैं भाई साहब, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए बेटा ये है फ्लेमिंगो, दिस इज अ फ्लेमिंगो, और ये है फिश। ये दोनों बेटा पानी में से जू प्लैंकटॉन्स खाना चाह रहे हैं। ये दोनों जू प्लैंकटॉन्स को कंपीट कर रहे हैं। फ्लेमिंगो एंड फिश कंपीट फॉर सेम रिसोर्स, दैट इज अ जू प्लैंकटॉन। ये बेटा साउथ अमेरिका की एक लेक का एग्जांपल दिया है कि फ्लेमिंगो और मछली दोनों जू प्लैंकटॉन को खाना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोगों को एटलीस्ट चार्ट तो दिखाती जाऊं। तो बेटा हमने म्यूचुअलिज्म कर लिया, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म कर लिया है, हमने अमेंसलिज्म। अब हमारा कंपटीशन एंड प्रेडेशन बचा है। होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा यार मैंने तुम लोगों को चार्ट ही नहीं दिखाया इतनी देर से, तो एटलीस्ट तुम लोगों को पता तो हो। तो आइए बेटा, हम कंपटीशन को पढ़ रहे थे। कंपटीशन के बारे में एक दो चीज आपको पता होनी चाहिए। यार कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी। यूपीएससी, नीट और जेई के एग्जाम में आपको पता है भाई 25 लाख सीट है नीट के पेपर में, बट सिलेक्शन के लिए मतलब 80,000 90,000 सीट ही है जिसपे बच्चा फाइट कर रहा है। ठीक है, सेम जेई में 15 लाख बच्चा फाइट कर रहा है, सीट्स कुछ हजारों में ही है। तो यार कंपटीशन वही होता है जहां रिसोर्स अनलिमिटेड, सॉरी, कंपटीशन आल्सो अकर्स, प्लस कंपटीशन ज्यादातर वही होता है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट ये लाइन ये भी बता रही है कि कंपटीशन बेटा वहां भी होता है जहां रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। मान लो अब यहां पर ये लाइन समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि मान लो जैसे ये है बकरी, दिस इज द गोट। बेटा ये वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स नहीं है, ये है अबिंगडन टॉर्टोइज। बेटा एक आइलैंड के ऊपर ये दोनों शांति से रह रहे थे।
अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थी, घास बहुत भयंकर लेवल पर घास थी। क्या हुआ, बकरी भी घास खा रही, ये भी घास खा रहा, बकरी भी घास खा रही, ये भी घास खा रहा। बट बेटा एक समय बाद ये टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि यार टॉर्टोइस तो बहुत धीरे धीरे खाता था, बकरी बहुत स्पीड से खाती थी। तो बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के बावजूद भी ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस कंपटीशन। जब बेटा फीडिंग एफिशिएंसी, मान लो भाई बकरी बहुत जल्दी खा रही थी बट टॉर्टोइस बहुत धीरे खा रहा था, कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्स, जिसकी वजह से एलिमिनेट, ठीक है, रिसोर्स एलिमिनेट कैन नॉट को एग्जिस्ट, सुपीरियर वन विल एलिमिनेट इंफीरियर वन। जो बेटा स्पीशीज ज्यादा सुपीरियर है, जैसे बकरी की स्पीड ज्यादा थी तो वो जी गई, पर गैलापागोस आइलैंड पे बेटा यही हुआ, अबिंगडन टॉर्टोइस और गोट में अबिंगडन टॉर्टोइस का एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि बेटा गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, गोट बहुत स्पीड से ब्राउज कर रही थी, इसलिए बेटा अबिंगडन टॉर्टोइस जी तो एक्सटिंक्ट ही हो गए भाई। ठीक है, फिर आता है बेटा कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज भी एक टॉपिक है, अब यहां देखते हैं। ये ऐसा कह रहा है कि इंफीरियर स्पीशीज has narrow distribution range because of presence of competitively superior species. If experimentally हम superior species, मतलब अब आप यहां पे समझो, यहां एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, अगर हम एक्सपेरिमेंट से सुपीरियर स्पीशीज को हटा दे देन इंफीरियर स्पीशीज अचानक से बढ़ जाती हैं। तो यहां बेटा इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज क्लैथेमस एंड बैलेनस का। सो बेसिकली जो बैलेनस थे बेटा वो पहाड़ की नीचे वाले हिस्से पे उग रहे थे, मतलब जहां पे पानी आता है, और क्लैथेमस बेटा वहां उग रहे थे थोड़ा इससे ऊपर। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। भाई सुपीरियर स्पीशीज कौन थी, बैलेनस, इंफीरियर स्पीशीज थी क्लैथेमस। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया भाई अरे कि भाई बैलेनस जो है इसके पास कंटिन्यूसली पानी आता था, इसलिए ये स्पीशीज ज्यादा बढ़ भी रही थी, ज्यादा सुपीरियर भी थी। इसके पास पानी पहुंच नहीं पाता था तो ये स्पीशीज इंफीरियर थी। फिर बेटा अगर मैं इस जगह से बैलेनस को हटा दूं, बैलेनस को हटा दिया और सिर्फ क्लैथेमस है, तो बेटा क्लैथेमस पूरी जगह पे फैल जाएगी। तो ये कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि अगर कोई दो स्पीशीज एक जगह पे प्रेजेंट है जहां एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, और मैं अगर सुपीरियर स्पीशीज को हटा दूं तो इंफीरियर स्पीशीज बेटा फैल जाती है। यही इन्होंने बताया। When superior species of Balanus was removed from the low tide, क्लैथेमस बेटा फैल गई। ठीक है, क्वेश्चन आता है भाई गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन पे था, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट कंपटीशन रिलीज पे था। रिसोर्स पार्टीशनिंग, अब बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, जैसे बेटा आपने डार्विन फिंचेस को देखा था, एवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास कोई एक चीज की कमी है, मान लो भाई सारी चिड़िया सिर्फ बीज खाती हैं, पर अगर कुछ चिड़िया बीज खाने लग जाएं, कुछ नेक्टर पीने लग जाएं, कुछ कीड़े मकोड़े खाने लग जाएं, कुछ कुछ और खाने लग जाएं, तो यार चीजें इजी हो जाएंगी। तुम रिसोर्सेस को डिवाइड कर लो तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है बेटा, जब एक स्पीशीज डिसाइड करती है यार कि हमें खुद में कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड कंपटीशन, तो वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम अलग अलग समय पे खाएं और अलग अलग चीजें खाएं। तो बेटा इस चीज को एक्सप्लेन किया था मैकअर्थर एक्सपेरिमेंट ने। इन्होंने बेटा 5 वॉबलर बर्ड की स्पीशीज को ऑब्जर्व किया कि एक पेड़ के ऊपर ये जो वॉबलर जो बर्ड है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप में डिवीजन किया हुआ है कि कुछ जो वॉबलर चिड़िया है वो ऊपर के पेड़ से कीड़े खाएंगी, कुछ इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, हर कोई पेड़ के अलग कोने से, ठीक है, फीड करेगा। तो बेटा 5 वॉबलर बर्ड फीड ऑन सेम ट्री टू अवॉइड कंपटीशन, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं कि भाई उन्हें कंपटीशन ना फेस करना पड़े। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई कोई ऊपर का हिस्सा खाएगी, कोई बीच का, कोई नीचे का। उन्होंने अपने आप में डिवीजन कर लिया, रिसोर्स को डिवाइड कर लिया। ठीक है, सच अ गुड थिंग। फिर आता है बेटा आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक,
दैट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन में बेटा एक को फायदा और एक को नुकसान होता है, ठीक है। क्या जिस पैरासिटिज्म में भी यही होता है, एक को फायदा एक को नुकसान, प्रिडेशन में भी यही होता है, एक को फायदा एक को नुकसान। तो बेटा दिस इज अ इंटरैक्शन जिसमें मान लो इवन सीड ईटिंग बर्ड इज अ प्रीडेटर। सीड ईटिंग बर्ड, बेटा आप अब सोच रहे हो कि मैम एक चिड़िया बीज खा रही है, इसमें प्रीडेटर कैसे हो गई? बेटा अगर ये सीड से पौधा भी तो उग सकता था, पर ये इसे खा गई, तो इसने कायदे से कुछ पौधों की जिंदगी खा गई है, इससे पौधे उग सकते थे, तो ये भी एक प्रीडेटर है। हर्बीवोरस ईटिंग प्लांट्स आर आल्सो प्रीडेटर। भाई ये तुम्हें लग रहा है भोला मानस कि भाई पेड़ ही तो खा रहा है, बट बेटा ये भी प्रीडेटर है, ठीक है। तो बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन कैसे फॉलो होता है? आप लोग बेटा पढ़ते हो कि फ्रूट चेन में कि ग्रास को ग्रासहॉपर खाता है, ग्रासहॉपर को मेंढक खाता है, मेंढक को स्नेक खाता है। तो यार एनर्जी ट्रांसफर होता है, और ये चीज हम पढ़ते थे हमारी क्लास 10th में, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, कि भाई 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। यहां से बेटा ये एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास, इस तरीके से ही प्रिडेशन बेटा वर्क करता है। प्रिडेशन एक्ट एज अ कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यहां से बेटा एक लेवल से एक लेवल एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रिडेशन में। दूसरी चीज बेटा प्रेडेटर जो होते हैं प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां इन्होंने एग्जांपल दिया है प्रिकी पियर कैक्टस का। भाई प्रिकी पियर ये कैक्टस है, इसका नाम था प्रिकी पियर। ये बेटा प्रिकी पियर कैक्टस है जो ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था 1920 में। ये बेटा क्या कर रहा था, ये एक नेचुरल प्रेडेटर था। ये इतना ज्यादा फैल गया, मतलब इसको एक जगह उगाया गया बट ये पूरी जमीन पर फैलने लगा। बट यार अब वहां के लोगों को लगने लगा यार इस तरीके से तो ये कैक्टस किसी और पौधे को उगने ही नहीं देगा, तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मॉथ इंट्रोड्यूस करे। तो बेटा ये मॉथ क्या करते थे, इसको खाते थे ताकि वो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो वॉज कंट्रोल्ड बाय नेचुरल प्रेडेटर मॉथ, ठीक है। तो मॉथ बेटा जो था इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था। तो कई बार बेटा प्रिडेशन एक जगह एक ऐसी चीज है जो एक जगह की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल रखती है। तीसरा पॉइंट है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे आप लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था कि भाई मच्छर जो है हमारी जिंदगी में तबाही मचा रखे हैं, और अगर आप घर में गैम्बूसिया फिश पालेंगे तो यूजुअली बेटा मच्छर पानी में अपने अंडे देते हैं, तो ये गैम्बूसिया फिश मच्छर के लार्वा खा जाती है, तो कायदे से भाई आपके घर में तो मच्छर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो बेटा नेचुरल प्रेडेशन इज यूज्ड टू कीप प्रे एट मैनेजेबल लेवल। तो भाई गैम्बूसिया फिश रखने से मच्छर को तो नुकसान है भाई, बट मछली को और हमको तो फायदा है। गैम्बूसिया फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। फिर बेटा चौथा है प्रिडेशन मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार बेचारा हिरन, उसे शेर खा जाता है बेचारा वो, तो बेटा ये एक इकोलॉजिकल साइकिल है, ये चीज होगी तभी इकोलॉजिक जो आपका एनवायरनमेंट है वो बैलेंस में रहता है। इस चीज को प्रूव ऐसे ही किया गया, जैसे बेटा आप यहां देख सकते हो, यहां पर एक रॉकी इंटरटाइडल एरिया है इन पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका में। ये बेटा एक एरिया था जहां पर बेटा क्या था, स्टारफिश थी पिज़ास्टर, एक प्रीडेटर, ठीक है। तो क्या किया, ये जो स्टारफिश थी यहां पे रहने वाले बहुत सारे जानवरों को खाती थी। तो यार अब इन लोगों ने सोचा यार क्यों ना इस स्टारफिश को यहां से हटा दिया जाए। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली यहां से जितनी भी स्टारफिश पिज़ास्टर थी इसको यहां से हटा दिया गया। बट भाई जैसे ही इसको हटाया गया तो पता चला 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई। भाई इसके हटाने से 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो भाई कई बार ये जो नेचर में होता है कि ये जानवर इसको खाएगा, ये जानवर इसको खाएगा, ये एक प्रोसेस है बेटा, ये एक नेचर है, यही इकोलॉजी है। क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं चलेगा तो किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी जो दूसरे पर डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो इस चीज को बेटा नेचर जानता है कंट्रोल में कैसे रखना है। तो अगर आप देखेंगे भाई इस स्टारफिश को हटाने से 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट भाई साहब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट ही हो गई यार। सच अ सैड थिंग।
ठीक है, तो ये बेटा रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ कोस्ट पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका में किया गया था। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म शोन बाय प्रे। अब बेटा हर जानवर अपने आप को बचावा करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। हर जानवर चाहता है कि यार मैं थोड़ा और जिंदगी जी लूं इस धरती पे। अब भाई अगर तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाएगा तो तुम तो अपनी फुल फ्लेज स्पीड से भागोगे या खड़े हो जाओगे, आ जाए शेर खा जाए मेरे को, ऐसा तो नहीं करोगे आप पूरी कोशिश करोगे कि आप वहां से रन। तो बेटा उसी तरीके से हर जानवर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो पहला तरीका है कैमोफ्लेज या क्रिप्टिकली कलर्ड। ये मेंढक चाहता है भाई मुझे सांप ना खा जाए, तो वो जिस जगह में छुपता है कैमोफ्लेज कर जाता है, मिमिक्री करता है अपने एनवायरनमेंट की ताकि वो छुप जाए। दूसरा होता है बेटा मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई बेटा ऐसी होती है, ऑब्टेन दिस टेस्ट ड्यूरिंग लार्वल स्टेज फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। बटरफ्लाई बेटा इज डिस्टेस्टफुल, मतलब बेटा ये बटरफ्लाई ऐसे पौधों को खाती है, ऐसे पौधों का नेक्टर पीती है ताकि ये बेस्वाद हो चुकी है। मतलब कोई भी जानवर इस बटरफ्लाई को खाना पसंद ही नहीं करेगा क्योंकि इतनी गंदी है ये टेस्ट में। क्योंकि बेटा अगर आप देखना जहां पे भी ये बटरफ्लाई होगी ना, इसके आसपास कोई हर जानवर को बता रहे आया है तो गंदे टेस्ट की है, इसको नहीं खा सकते हम। तो यार मोनार्क बटरफ्लाई ने खुद को बचाने के लिए ही ऐसा किया है कि इसने अपना टेस्ट ही खराब कर लिया है कि कोई प्रीडेटर इसे खाए ही ना। तो इसने ऐसा टेस्ट कैसे आया कि इतनी गंदी सी क्यों है टेस्ट में? क्योंकि बेटा ये पॉइजनस वीड खाती है। जब से ये लार्वा होती है, जब ये कैटरपिलर होती है, उसी समय से ये ऐसे पौधों को खाती थी जिसकी वजह से इसका खुद का स्वाद गंदा हो जाए, इसलिए कोई जानवर इसे खाता नहीं है। तीसरा है बेटा इन प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। बेटा बहुत पौधे होते हैं जो खुद को बचाने के लिए स्पाइन, कैक्टस, ये देख रहे हो कांटे निकालना, ठीक है, थॉर्न्स इन बोगनवेलियन अकेशिया, स्पाइन्स इन कैक्टस, जिससे ये अपने आप को बचा सके। चौथा होता है बेटा कैलोट्रोपिस पौधा, जो आपको इंडिया में तो बहुत जगह दिख जाता है। ये पौधा बेटा हमारे को तो नुकसान नहीं करता, बट सर्टेनली इसके अंदर बहुत हाईली पॉइजनस सब्सटेंस होती है जिसे कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। 10 बेटा जहां पर भी ये पौधा होगा ना, आप देखना कभी भी इसे बकरी या गाय नहीं खा रही होती, क्योंकि हर बकरी और गाय को पता है कि अगर हमने इसको खाया हम मर जाएंगे, क्योंकि भाई ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से भाई गाय और बकरी समाज में खौफ है इसका। ठीक है, तो बेटा इसको कोई नहीं खाता बिकॉज ये क्या रिलीज करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो चैप्टर होता है बेटा खत्म। चैप्टर बहुत इजी है, आपको बेटा सिर्फ नोट्स की रीडिंग करनी है और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। आई थिंक देयर इज एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन द चैप्टर फुल्ली एंड थरेली। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यार कि मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊं मैं उसका एंड तक सब कुछ हर पोर्शन कवर करूं ताकि चीजें आपके लिए इजी हो जाएं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत इजी लगे, आपको ये चैप्टर समझ आया। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।